हेलो फ्रेंड। तो मैं आपको आज भारतीय संविधान एक टॉपिक है जो कि ल्यूसेंट में दिया हुआ है। बट ल्यूसेंट में ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, लगभग लगभग वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है। और अगर आपको मैं इसको एक्सप्लेन करके करके बता दूं तो आपको थोड़ी सी याद रखने में ये आसानी हो जाएगी। चूँकि ये टू द पॉइंट ल्यूसेंट में लिखा हुआ है तो ये किसी भी जनरल एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपको टॉपिक वाइज बढ़िया से लाइन बाय लाइन ये जो ल्यूसेंट में भारतीय संविधान चैप्टर दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, मतलब भारत का जो संविधान है वो कैसे विकास किया। तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहे हैं। एक्चुअली अंग्रेज सबसे पहले भारत में वो व्यापार करने के मकसद से आया था, क्योंकि इंडिया से जो व्यापार होती थी विदेशी कंट्री का वो काफ़ी मुनाफे में था, इसलिए वो लोग पहले यहाँ पे व्यापार करने के मकसद से आया था। लेकिन जब उन लोगों ने यहाँ पे आया तो देखा कि यहाँ के लोगों में काफ़ी आपस में ही मतभेद है, लोगों के अंदर एकजुटता नहीं है। तो उन्होंने व्यापार के साथ साथ यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें भी अपना इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मेजरली जो अंग्रेज का जो सबसे प्रथम जो मेनली रूप से जो शासन शुरू हुआ था वो दो लड़ाई के बाद हुई थी। एक तो 1757 की पलासी की लड़ाई, दूसरी 1764 की बक्सर की लड़ाई। तो ये जो 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी ये किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था सिराज उद दौला और अंग्रेज के बीच। और इसमें आप जानते हैं कि एक मीर जाफर करके सिराज उद दौला का ही एक मंत्री था, वो क्या किया कि अंग्रेजों के साथ मिलकर और सिराज उद दौला के साथ धोखा किया था, जिसके कारण सिराज उद दौला हार गया। और इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन मीर जाफर उतना अच्छा नवाब नहीं था, तो बाद में मीर कासिम को बनाया गया। और मीर कासिम भी अंग्रेज़ों से काफ़ी खफा रहता था, क्योंकि अंग्रेज़ की जो पॉलिसी थी वो मीर कासिम को अच्छा नहीं लगता था। तो मीर कासिम कहाँ का नवाब था, बंगाल का। और उस वक्त अवध का नवाब था शुजा उद दौला। ध्यान दीजिएगा, ये शुजा उद दौला है। और वो प्लासी की लड़ाई जो लड़ा था वो सिराज उद दौला था, सिराज उद दौला। और ये बक्सर के युद्ध में मीर कासिम बंगाल से, शुजा उद दौला जो कि अवध से था, और एक था आपका दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का चीफ था। ये तीनों मिलकर एक साथ अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़े थे, ये बक्सर की लड़ाई में। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ये तीनों लोग एक साथ थे और अंग्रेज अकेले एक साइड से थे। और फाइनली अंग्रेज ही जीता। तो वो जो दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, मुगल एम्पेरर, सॉरी मुगल सल्तनत, वो था शाह आलम सेकेंड। तो शाह आलम सेकेंड, शुजा उद दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिलकर अंग्रेज के साथ बक्सर के युद्ध में 1764 में लड़े थे। लेकिन फिर भी अंग्रेज ही जीत गया, क्योंकि अंग्रेज के पास एकदम लेटेस्ट हथियार थे, इन लोगों के पास लेटेस्ट हथियार नहीं था, तो ऑब्वियसली वही जीतेगा। ठीक है, तो 1757 की पलासी की लड़ाई, 1764 की बक्सर की युद्ध, मैंने दोनों के बारे में आपको बढ़िया से समझा दिया है।
ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया। और उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, जो कि इंडिया आई थी व्यापार करने के लिए, उसका शिकंजा, शासन का शिकंजा कसा। मतलब उस एरिया का जो शासन है वो ब्रिटिश कंपनी के अंदर आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1773 ईस्वी में एक एक्ट लेकर आया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? उस एरिया को रेगुलेट करना था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया। तो इसका इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न है, मतलब इस एक्ट के तहत कौन कौन सी चीज़ें थी, वो हम लोग अब देखेंगे। तो इसके अंतर्गत था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था, उसको नियंत्रित करने के लिए पहला कदम था, जब सबसे फर्स्ट टाइम 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आई थी। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत सबसे पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली थी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को सरकारी तौर पर भारत का जो प्रशासनिक कार्य है वो, प्लस में यहाँ की जो राजनीतिक कार्य है वो, दोनों को कंट्रोल करने के लिए मान्यता दे दिया। ठीक है, और इसी से केंद्रीय प्रशासन का भी नींव रखा गया। ठीक है, इस एक्ट का विशेषता क्या था भाई? तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अच्छा, अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? क्योंकि शासन व्यवस्था को वो केंद्रित करना चाहता था, सेंट्रलाइज्ड करना चाहता था, इसीलिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसी के अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे सबसे पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, और इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। अब गवर्नर जनरल था सेंटर में, उसके साथ साथ 4 और मेंबर थे जो कि गवर्नर जनरल के काउंसिल कहलाते थे। ठीक है, मतलब काउंसिल मतलब परिषद, गवर्नर जनरल और उसके परिषद, उसमें गवर्नर जनरल के साथ साथ 4 और अलग लोग थे। ठीक है, जिसका काम था कि गवर्नर जनरल को जो देश चलाने में, उस एरिया को रेगुलेट करने में सहायता प्रदान करे। अभी भी आप देखते होंगे प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बेसिकली प्रधानमंत्री को हेल्प करते हैं गवर्नमेंट चलाने में। ठीक है, और क्या हुआ था इस अधिनियम के तहत? इसी अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सबसे फर्स्ट बार 1774 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। ठीक है, जिसमें तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और साथ ही साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। अभी भी आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट में ही देख लीजिए, टोटल 34 जज है, सॉरी 33 जज है और एक मुख्य न्यायाधीश है। एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस वक्त भी मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। अच्छा, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे। कौन थे फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और साथ ही में इसके 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, उनका नाम क्या था? चेम्बर्स,
लिमेंस्टर और हाइड। ठीक है। चौथा प्रोविजन क्या था भाई? तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब देख रहे हैं, तो कंपनी के जो लोग थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो कंपनी के लिए तो व्यापार करते ही थे, साथ ही साथ वो लोग क्या करते थे कि अपना पर्सनल भी इंडिया से सामान खरीद कर ब्रिटेन में ले जाकर काफ़ी उच्च मूल्य पर बेचते थे। ठीक है। तो वो इस चीज़ को, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इस चीज़ पे कार्रवाई की गई थी। पांचवा पॉइंट क्या है? तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब कंपनी कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कंपनी पे अपना नियंत्रण बनाना चाहती थी। तो इस नियंत्रण बनाने के लिए उसने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया। मतलब कुछ लोगों का एक समूह था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की कह सकते हैं कि एजेंसी थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण बनाती थी कि इसका जो भी काम है उसको देखना। ठीक है। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। देख रहे हैं ना, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था कि इंडिया का जो राजस्व है, राजस्व मतलब टैक्स, पैसा जो लोगों से यहाँ पे वसूला जाता था, या जो भी जहाँ से भी इनकम आती थी, वो यहाँ पे यहाँ के लोगों का जो शासन व्यवस्था है वो, और सैन्य मामला, आर्मी, इन सब की जानकारी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था। ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ बैठी हुई थी? ब्रिटेन में। तो ये टोटल आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मैंने आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। और अगर इसमें किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बता दें। और भी बहुत सारे एक्ट हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।